सत्ता पक्ष तो बोलेगा अपनी पक्ष में आने के लिए, और वो आगे भी बना राजनीति बना रहे, अपनी पार्टी का लीडिंग बना रहे देश में, तो इस वजह से वो तो बोलेंगे। लेकिन जो हकीकत ही है देश में कि रोजगार के नाम पे एक कुछ नहीं दिया जा रहा है युवाओं के लिए। 2019 में रेलवे की वैकेंसी आती है, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आती रेलवे में। रेलवे रोजगार का भारत का सबसे बड़ा सेक्टर है, उसमें वैकेंसी नहीं आती है। और सरकार इस तरीके के उलूल जुलूल नियम लेके आती है, तो उससे भी युवा पूरे परेशान होते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा आयोग का गठन होता है, सरकार घोषणा करती है काफी टाइम पहले, लेकिन साल 2 साल तो शिक्षा आयोग के गठन में लग जाते हैं। कब वैकेंसी आएंगी, कब एडवर्टाइजमेंट आएगा, कोई पता नहीं है। 2018 की वैकेंसी आई हुई है, जब से कोई वैकेंसी नहीं आई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, जनसंख्या के आधार पर भी बहुत बड़ा राज्य है, वहां पर कोई वैकेंसी नहीं है शिक्षा की। तो और सरकार, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, बहुत बड़ा मुद्दा है कि सरकार राजपत्र लेके आती है। भारत सरकार का राजपत्र होता है, जिसको देखकर युवा बीएड करते हैं। मैं भी एक बीएड स्टूडेंट हूँ, बीएड करते हैं। और राजपत्र मतलब ये है कि सरकार आपको गारंटी दे रही है हमारा ये राजपत्र है, आप इसके अनुसार चलिए। तो हम उसके अनुसार बीएड करते हैं 2018 के बाद में, और फिर उस 11 साल के बाद में वही राजपत्र सरकार की लचर पैरवी, कमजोर पैरवी, संस्थाओं की कमजोर पैरवी की वजह से 11 अगस्त 2000 अगस्त को जजमेंट आता है, उसको खारिज कर दिया जाता है। ये कहते हुए खारिज कर दिया जाता है, इसमें जो एक्सपर्ट कमेटी नहीं बैठाई है, एक मंत्री के कहने पे आपने रूल कैसे बनाया। बिल्कुल ये शिक्षा का मामला है, और मंत्री जी को इस तरीके से इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। उन मंत्री जी की गलती, शिक्षा मंत्री थे उस टाइम प्रकाश जावड़ेकर, और जो अधिकारी आईएएस अधिकारी थे उनकी गलती। आज देश के करोड़ों लोग भुगत रहे हैं। आज 1 करोड़ से प्लस लोग हैं बीएड वाले, उनके साथ परिवार भी जुड़े हुए हैं। अब ले आज ही एक जजमेंट आया छत्तीसगढ़ में, जो अपॉइंटेड लोग थे 5 सर, उनको बाहर कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया कि ये गजट इनवैलिड है। तो सब्जेक्ट टू आउटकम जैसे उनकी नियुक्तियां हुई थी, आज वो 5,000 लोग कहाँ जाएं। उत्तर प्रदेश में उसी गजट के आधार पर चयनित हुए 69,000 शिक्षक में 30-32 हजार लोग, वो कहाँ जाएंगे। और एमपी में 11,000, ऐसे कई स्टेट में, सब में, राजस्थान में 30,000 भर्ती हो चुकी। ऑन गोइंग में कई सारे, मतलब 5-4 लाख, 4 लाख के आसपास लोग हैं जो 2018 से 23 के बीच में सेलेक्टेड हुए हैं इन शिक्षक भर्तियों में। वो लोग जाएं तो कहाँ जाएं। क्या सरकार इसको इस बात का पता नहीं है कि गजट खारिज हुआ है? सब पता है उनको, लेकिन कोई आज तक हम जंतर मंतर से लेके कई हमने धरना प्रोटेस्ट किए हैं, और ट्विटर पे 1-1 मिलियन के तो कई सारे हमने डिजिटल जो स्ट्राइक आंदोलन होते हैं वो किए हैं, लेकिन सरकार कोई नहीं सुनती। इलाहाबाद में भी हमारा महापंचायत हुई थी, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन सरकार ने कोई नहीं सुनी हमारी, और ना इस पर अभी तक कोई सरकार का एक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि अब लेटेस्ट जो जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं, क्या उनको हम आगे, जो आपने जो नियम निकाला उसके आधार पे आप एक सेतु ब्रिज कोर्स करवा रहे थे 6 मंथ का, उसको करवा के इनको इक्वल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? कितने पद खाली हैं, नहीं है, इसकी जवाब मांगा है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के लिए जवाब दिया नहीं है सरकार ने। तो सरकार एक तरीके से झूठी छलावा करती है कि उन्होंने रोजगार दिए, युवाओं को एक तरीके से फंसा के रखा है जो झूठे वादों में। और मुझे तो नहीं लगता, और मैं देखता हूँ कई स्टेट में, विशेषकर यूपी में, तो एमपी में भी ऐसा ही है। 2011 के बाद में 2020 में भर्ती आती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, और 23 में अभी कंप्लीट ही नहीं हुई, अभी ऑन गोइंग भर्ती है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाता है, तो एक तो 10 साल के बाद भर्ती आती है, और फिर ये कोर्ट का और मसला बीच में आ जाए, तो युवा जाए तो कहाँ जाए। और इसमें गलत सरकार लेके आती है, हमें बाहर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट का बीच का मसला। और हम, हमारा दोस्त क्या है, हमें तो ऐसे पहले ही डिस्क्लोज कर देते, ऐसे कंपनियां डिस्क्लोज करती हैं इसमें ये है ये है, पहले ही डिस्क्लोज कर देते कि ये गजट इस तरीके से बनाया है भाई, गलत गलत गजट है। तो हम सरकार पे क्यों भरोसा करते? हम तो चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार है, हमने उस पर भरोसा किया है, तो हमारा इसमें दोस्त क्या है? कई सारे साथियों जी। ने सुसाइड कर लिए, कई सारे साथियों के ब्रेन हेमरेज तक हो गए। पंजाब के साथी थे, उनके ब्रेन हेमरेज करके उनकी डेथ हो गई है। उनका कौन जिम्मेदार होगा? एक बूढ़े माँ बाप का एक सहारा होता है, चलो मेरा बच्चा एक टीचर बनेगा, जॉब लगेगा, तो उनके उनको क्या जवाब देंगे बच्चे कि सरकार का राजपत्र झूठा है? हमने तो जी। सरकार के राजपत्र, बिल्कुल सरकार का राजपत्र झूठा है, उस पर भरोसा किया, वो खारिज हो गया, तो वो क्या किसको? बिल्कुल ये सत्य है कि कई सारे शिक्षा मित्रों ने इस बारे में बहुत सारी आत्महत्या की हैं। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। युवा है, कोई भी हो, चाहे डिग्री वाले हो, डिप्लोमा हो, बिल्कुल हत्या की है तो सरकार इसकी जिम्मेदार है। सरकार क्यों तो ऐसी गलत नीतियां लेके आती है, और क्यों फिर उनको फॉलो नहीं करती, आगे लेके आती है। तो कोर्ट में अपना पक्ष रखे, जवाब रखे। सरकार ने 90 90 97 का एक वो निकाला था, वो सरकार के पास पॉलिसी होती है, तो आप उन 97 की कट ऑफ पार कर लो, आप पास हो जाओगे। आप 90 उसको क्रॉस नहीं कर रहे, ये बोल रहे थे शिक्षा मित्र के 90 की कट ऑफ लेके आओ,
सरकार ने 97 की थी, तो वो आप 97 पास कर लो, उसमें कोई वो नहीं है, आपकी डिग्रियां इनवैलिड नहीं की, हाँ तो डिग्रियां ही इनवैलिड कर दी हैं एक तरीके से। 1 to 5 में आप पढ़ा नहीं सकते। जैसे एज लाइक मैं 2019 में डीएलएड कर रहा था खुद, तो मैं, मेरे साथी ने बताया कि भारत सरकार का राजपत्र आ गया है, आप डीएलएड ना करके आप बीएड कर लो, तो आप 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 में पढ़ा सकते हैं, और आप पीजी कर लोगे 2 साल की, तो आप 11 12 में भी पढ़ा सकते हो। तो इसमें मेरा क्या दोष है इसमें? मैंने तो भारत सरकार का राजपत्र देखा, मैंने बीएड कर ली। अब मैं आज, मेरे 135 90% मार्क्स थे राजस्थान में जो शिक्षक भर्ती हुई थी, आज मैं बेरोजगार बैठा हूँ सरकार की उस गलत नीति की वजह से। सरकार, या तो सरकार राजपत्र नहीं लेके आती तो मैं 2019 में वो डीएलएड कर लेता। फिर सरकार क्यों लेके आई थी? हमारे एक युवा के जो गोल्डन टाइम होता है, जो 5 साल, जो टीन एज के बाद में जो 18 से 25 साल की उम्र होती है, वो एकदम गोल्डन एज होती है। उसमें अगर एक दिन भी एक अ, बर्बाद जाता है तो बहुत अजीब सा, मुश्किल सा होता है कि एक दिन मेरा बर्बाद हो गया। तो एक 5 साल चले जाए तो कितना ऐसा लगता है कि जिंदगी मेरी खराबी होगी। फिर इससे मन में विचार आते हैं बेरोजगार कि मैं सुसाइड कर लूं, ये कर लूं, ऐसे विचार आते हैं, क्योंकि लाइफ का जो बनाने का समय होता है वो यही होता है। यही समय बर्बादी में चला जाए ऐसी सरकार की उलूल जुलूल नीतियों में, तो किसको क्या जवाब देगा? अपने बुरे माँ बाप को फिर वो क्या जवाब देगा? सरकार इस तरह की नीतियां ही ऐसी लेके आती है कि मतलब शिक्षा मित्र, पहले तो सरकार लगाती क्यों है शिक्षा मित्र? या तो उसको पहले ही परमानेंट टीचर लगाने चाहिए सरकार को, या सरकार कम सैलरी के चक्कर में वैसे अस्थायी शिक्षा मित्र लगा लेती है 10,000 की सैलरी में, तो फिर उनको बाद में हटाती है, करती है, बहुत सारी परेशानी आती है, फिर उनको बाद में हटा देते हैं। और मैं देखता हूँ कि जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत क्या है। एक तरफ तुम बहुत कम स्कूल है केबीएस, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से चलते हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक स्कूल होता है। एक तो उसकी आप जाके देखो, उसको चेक करो किस तरीके से उसका मेंटेन होता है, पूरी पोर्टफोलियो तैयार करते हैं बच्चों का, एकदम भवन की व्यवस्था अच्छी, पानी, सब कुछ सुविधाएं होती है। लेकिन एक गांव में जाके, देहात में जाके आप प्राथमिक स्कूल को देखो, वहाँ के बच्चों के लिए कोई सुख सुविधा नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, उनके लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है, भवन भी नहीं है उनके। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं इस स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब गांव के सरकारी स्कूल में, जहाँ मजदूर के, गरीब, दलित, शोषित वंचितों के विद्यार्थी पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती, और ना टीचर, ना कोई कुछ वहां पे मिलता है। तो कैसे देश का विकास होगा? कैसे ये तो फिर सरकारी की एक तरह की नीति नीति हो गई कि हम आपको आगे भी मजदूर बनाना चाहते हैं। जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा तो देश में मजदूर ही पैदा होंगे, ना कि कोई और। मैं जैसे मजदूर को वेतन ही उतना दिया जाता है, 300 200 रुपए दिया जाता है, जिससे उसका पेट भर जाए, बच्चों को पाल ले, तो आगे बच्चे भी मजदूर बन जाए। तो जी देवेश, एक चीज मुझे जानना तो नहीं चाहूंगी लगता कि मैं कि जी जी जी, आप सरकार पूरी की करें। जो नीतियां हैं वो धरातल पे आती हैं। सरकार को, मैंने आज तक देश में किसी विपक्ष को, सत्ता पक्ष को ये नहीं देखा कि जो बेसिक नीड होती है, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वो देश में इतनी मजबूत होनी चाहिए, इस तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए कि जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा को पार करे ना, खुद ही बोले कि मैं हर चीज में परफेक्ट हूँ। ऐसी शिक्षा व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जब तक शिक्षा नहीं होगी तो आप कितने भी फ्री के जो स्कीम्स हैं, ये अनाज है, कुछ भी दे लो, विकास जो देश का नहीं होगा जब तक शिक्षा मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, तो कुछ नहीं हो सकता। ये सरकार को तय करना होगा और जनता को तय करना होगा। चुनावी माहौल है कि हम किसको वोट दें, या तो जो हमें फ्री की आदत लगा रहा है उनको वोट दें, या फिर जो हमारे विकास में सहायक है। हम अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, लोकतंत्र में जन भागीदारी होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बारे में हमें बताया है कि जन भागीदारी, महात्मा गांधी ने भी सपने थे कि लोकतंत्र में जन भागीदारी जरूरी है। हमारे प्रतिनिधि आए, हमसे पूछे कि हमारे बच्चों के लिए तूने क्या किया है, शिक्षा के लिए क्या किया है, कि हमारा सवाल बनता है, और उनसे पूछना चाहिए कि हम, हमारी शिक्षा के लिए क्या है। जब तक शिक्षा, प्रमुख मांग यही है कि एनसीटी या तो द्वारा से नियम लेके आए, 28 जून 2018 से वो लागू हो, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाला है, या फिर सरकार वहां सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर करे कि इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, अधिकारियों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस नियम में एक्सपर्ट कमेटी नहीं बैठा पाई है, और अगर एक्सी एक्सपर्ट कमेटी है तो वो अपना जवाब दे सरकार वहां पे। और जिन्होंने 2018 से 23 के बीच में, जब से गजट आया है 28 जून 2018 से और 11 अगस्त 2023 के बीच में, जिन्होंने बीएड किया है उनको मौका आगे भी दिया जाना चाहिए। और जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं, जिनमें सिलेक्शन हो रखा है, जिनका एडवर्टाइजमेंट है वो 11 अगस्त से पहले है, जिनकी विज्ञप्ति है, जो रोजगार क्रमांक है वो तो 11 अगस्त से पहले है, उनको शामिल किया जाए, नौकरी दी जाए। और जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है पहले से, 11 अगस्त 2000 पहले से ज्वाइन कर रखा है, उनको ब्रिज कोर्स करवा के एलिमेंट्री एजुकेशन में जो डीएलएड डिप्लोमा है उसके बराबर योग्य किया जाए, जो उसमें योग्यता निर्धारित निर्धारित की थी कि बीएड को
1 to 5 में जब पढ़ा सकते हैं बीएड वाले, वो ब्रिज कोर्स कर लेंगे अंदर 2 साल के अंदर, दूर शिक्षा में होता है। तो ऐसा उनको हलफनामा दायर करना चाहिए केंद्र सरकार और एनसीटी को, इन बच्चों का हक ना प्रभावित हो। और फिर वो आगे तो कंपटीशन का होता है, कंपटीशन करोगे तो लगोगे, आप कंपटीशन नहीं करोगे, पेपर में कम नंबर लाके थोड़ी ना लग जाओगे, कम पेपर में अच्छे नंबर है तो लग जाएंगे फिर आप। फिर उसमें फिर कोई बात सरकार से कोई थोड़ी ना शिकायत करेंगे बाद में। लेकिन जो नियम है, सरकार को अपने राजपत्र को जी बचाना चाहिए। शिक्षा मित्रों का उनका सरकार से उनका अलग वो है। मेरा तो 69 शिक्षक भर्ती के बाद में थोड़ा मेरा जानना हुआ है, इनसे इनका मैटर पुराना चलता आ रहा है। वहां पे जी सरकार ने वहां उस टाइम पे मांग की थी, 2011 में छूट, स्पेशल छूट मांगी थी। एक प्रावधान होता है, आरटी होती है, राइट टू एजुकेशन, 2009 में एक प्रावधान है, 23 सेक्शन 23(1), 23(2), 23(1) में एनसीटी योग्यता डिसाइड करती है, लेकिन 23(2) में जो केंद्र सरकार है वो छूट दे सकती है। उस टाइम छूट दी थी केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और केबीएस के लिए। तो वहां पे उस टाइम से शिव कुमार पाठक वाला जजमेंट मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस टाइम से इनका चलता आ रहा है। लेकिन वहां पे वो पॉलिसी मैटर आया था एक, मतलब सरकार ऐसा कर सकती है, तो वहां पे उनको बीएड को शामिल किया। तो उसने ओनली उत्तर प्रदेश के बीएस और कुछ राज्य के लिए मांग की थी, बोला हमारे पास डीएलएड के कैंडिडेट एंड जो डिप्लोमाधारी हैं वो बहुत कम है। तो इसमें वो बनता ही नहीं है कि इन्होंने हमारा हक छीना है नहीं छीना है। वो फिर सरकार को लगा है कि, मतलब एक तो एक एग्जाम्पल देता है, बड़ा शानदार सा एग्जाम्पल देता है केबीएस, उसमें 28 जून 2018 से जो नोटिफिकेशन आता है उसमें बोलता है कि जब हम ओनली डिप्लोमा वालों को इनको ले रहे थे, तो एक सीट पर हमने एक सीट निकाली तो 18 कैंडिडेट, 18 जो अभ्यर्थी वही मिल रहे थे कंपटीशन के लिए। लेकिन जब हमने बीएड को शामिल किया है, तो एक सीट पर 178, 180, 180 जो अभ्यर्थी हैं वो मिल रहे हैं। तो हम इनको योग्य करते थे ब्रिज कोर्स से, तो एक लार्ज ऑफ नंबर कंपटीशन मिलेगा, तो हमें जो क्वालिटेटिव टीचर हैं, जो बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, उस टाइप के हमें टीचर मिलेंगे। तो एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस तरीके से उन शिक्षाविदों ने जो केबीएस में बैठते हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी थी सरकार को, सरकार ने इस पर संज्ञान लिया। और बिल्कुल ये तो हम नॉर्मल से जानते हैं, जिस चीज में कंपटीशन ज्यादा होगा तो वहाँ पे जो प्रतिभा है वो निखरती हुई प्रतिभाएं मिलेंगी। एज लाइक हम उसमें देखते हैं यूपीएससी में वैकेंसी कम आती है और अभ्यर्थी 4-5 लाख उसमें फॉर्म भरते हैं, तो एकदम बहुत अच्छे। अब उसमें फॉर्म ही 1,000 वैकेंसी है, फॉर्म 2,000 बने, तो हम उसमें एक क्वालिटेटिव स्टूडेंट कैसे ला सकते हैं हम आईएएस। तो एक क्वालिटी का एक निर्धारण होता है। सरकारों की गलतियां जी इसमें, अभ्यर्थी कोई, शिक्षा मित्रों, बीएड वाले और डिप्लोमा, किसी की कोई गलती नहीं, गलतियां सरकार की। सरकार जिम्मेदार है इसमें, आपस में विद्यार्थियों को लड़ा रही है, कोर्ट कोर्ट खिलवा रही है। कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में तो इतना सारा तो टाइम लगता है, उसके बाद पैसा इतना लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है सुप्रीम कोर्ट जाने में। तारीख पे जी तारीख भी बहुत मिलती है, आज सुनवाई नहीं तो कल आ जाओ, कल नहीं तो फिर। और जो सीनियर एडवोकेट हैं उनकी तो फीस सुप्रीम कोर्ट में लाखों में फीस होती है, पर हियरिंग का फीस लेते हैं 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख ऐसे फीस लगती है। और एक बेरोजगार 10 रुपए इकट्ठे कहाँ से करता है? तो ये तो बहुत ज्यादा परेशानी है। सरकार को इस बात में संज्ञान लेना चाहिए। जो जो राजनीति सरकारें कर रही हैं, इसके बजाय सरकारों को रोजगार पे राजनीति करनी चाहिए, शिक्षा पे, और बच्चों का किस तरीके से सर्वांगीण विकास किया जाए इस पर ध्यान देना। और समझ, एक वर्तमान में जो सरकार है, बिहार सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसने अच्छा काम किया है 1-2 साल में, रोजगार का ठीक ठाक काम किया है। बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3, और बोल रहे हैं हम TRE 4, लेकिन तो ऐसा कुछ करना चाहिए सरकारों का, तो अच्छा है। लेकिन यूपी इतना बड़ा स्टेट है, देश की बहुत बहुत बड़ी आबादी रखता है, 20-25 करोड़ आबादी रखता है, तो वैकेंसी नहीं आई तो युवाओं का मैं देखता हूँ, हुजूम देखता हूँ। अभी पुलिस का पेपर हुआ तो इतना भीड़ हो रही थी, और उसमें भी पेपर, सबसे बड़ा देश में मुद्दा पेपर आउट का इतना बड़ा मुद्दा है कि मैं राजस्थान में से हूँ, जयपुर में इंस्पेक्टर भर्ती होती है, अभी उसकी जांच चल रही है। तो पूरी भर्ती ही, जिसमें 500 प्लस भर्ती थी, उसमें एसओजी और जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उसने बताया कि इसमें 400 प्लस अभ्यर्थी हैं वो फर्जी लगे हुए हैं। तो वो विद्यार्थी जो मेहनत करते हैं उनका क्या है? इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंटों के साथ मीटिंग करके अब योजना बनानी चाहिए कि हम किस तरीके से पेपर जो चोरी होती है उसको कैसे रोक सकते हैं। मैं हर स्टेट में देख लूं, जेपीएससी का झारखंड का पेपर आउट हो रहा है, बिहार का पेपर आउट होता है, कभी राजस्थान का पेपर आउट हो रहा है, कभी यूपी का। बेचारे अभ्यर्थी परेशान होते इतने, रेलवे स्टेशनों पर कहीं जमीन पे सो रहे हैं, कहीं कहीं सो रहे हैं, तो उनको बार बार पेपर देना, ये कितना, एक तो पेपर हो नहीं पाते, वैकेंसी नहीं आते, फिर उसके बाद ये पेपर चोर, नकल माफिया, एक तरीके से जिसके पास पूंजी है वो तो कर लेगा, जिसके पास पूंजी नहीं है बेचारा गरीब का बेटा क्या। मैं तो सोच के की थी, मेरे घर वाले मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, किसान नहीं है, पापा किसान है, और बड़ा मेहनत से मैं आज पीजी हूँ, मेरे पास MA पॉलिटिकल साइंस मैथमेटिक्स में पीजी हूँ, बीएड भी है। लेकिन रोजगार के लिए मैं
सरकार के राजपत्र को भरोसा करके 135 90% मार्क लेके आता हूँ, वहां से कोर्ट ने सरकार के बीच में वो होता है, तो आज बेरोजगार बैठा हूँ। एक प्रोसेस, आज पहले प्रोसेस होती थी भाई, आप तैयारी करो, एग्जाम दो, आपकी नौकरी लग जाती है। अब होता है पहले नौकरी, जो एडवर्टाइजिंग लाने के लिए, भर्ती लाने के पहले आप प्रोटेस्ट करो सरकार से, डिजिटल जैसे भी होता है, मांग करो कि हमें भर्ती चाहिए, भर्ती। पहले फिर भर्ती देती थी सरकार, फिर उसमें कोई ना कोई पेच आ जाता है, फिर कोर्ट जाओ, उसको कोर्ट के बाद में फिर पेपर कैंसिल होता है, फिर पेपर कैंसिल के लिए आप फिर प्रोटेस्ट करो, उसको कैंसिल करवाओ। तो मतलब ये युवाओं का ये काम रह, यही काम रह गया है, वो तैयारी नहीं करें। मतलब उसमें कोर्ट का और प्रोटेस्ट का ये अलग से, हर, मैं तो हर स्टेट का बोल रहा हूँ, एक स्टेट का नहीं, हर स्टेट में यही है। हर स्टेट में चले जाओ कहीं भी, युवा प्रोटेस्ट करते ही मिलेंगे आपको, किसी भी स्टेट में वर्तमान कंडीशन ये है। पंजाब में, मैं तो हर स्टेट से जुड़ा हुआ हूँ और पता रहता है। लेकिन इस मुद्दे में मैं तो बहुत सारे मेरे युवा साथियों से, मेरी बहनों से मेरी जानकारी हुई है, तो मतलब रोते हैं बच्चे कि हमारा इसमें दोष क्या है। कई सारे एक बहन थी मेरी यूपी की, तो उसके हस्बैंड थे, कोविड में एक्सपायर हो गए, तो उनको ज्वाइनिंग मिलनी थी इसमें 125 में। लेकिन उनके पास यूपी टेट पास था, लेकिन मार्कशीट रुक गई थी। जो अधिकारी थे शिक्षा विभाग के, तो वो मांग रहे थे आपके पास मार्कशीट का है, क्योंकि उन्होंने बीएड कर रखी थी। लेकिन मार्कशीट, सर कोर्ट ने स्टे लगा रखा था उस टाइम पे, तो उनको आज तक जॉब नहीं मिली है। उस वजह से उन्होंने 2 साल पहले वेट किया था कि चलो मैं, मेरी बीएड हो जाती है, मैं टेट पास कर लूंगी तो 125 में टीचर हो जाऊंगी। तो वो, उसके बेचारे बच्चे थे, बोला कर्ज ले लेके मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, कोई अब कर्ज देने के लिए तैयार है, तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो ऐसी ऐसी दर्दनाक कहानी तमिलनाडु से, लेकिन मेरे तो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, फिर भी उनकी लैंग्वेज समझता हूँ, साउथ से। अपनी तो इतनी दर्द भरी कहानी आती है, क्योंकि शिक्षा, सरकारी नौकरी की तैयारी वही लोग करते हैं जो या तो मजदूर हैं या फिर मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, क्योंकि उनको इतना ही सैलरी और इतना ही कमा पाते हैं कि बच्चों को सरकारी स्कूल में बड़ी मुश्किल से पढ़ा लें और इस सरकारी नौकरी के लिए तैयार कर दें, क्योंकि उनके पास ऐसा ज्यादा पैसा है नहीं कि वो प्रोफेशनल डिप्लोमा डिग्री करा दें, बाहर जाके विदेश पढ़ा दें, जैसे बच्चों, नेताओं के बच्चे बाहर कैलिफ किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाते हैं। ऐसे उनके पास तो है नहीं कि कुछ भी करवा दो उनके। परिवारवाद भी है कि अपने बेटों को वहीं सेट कर देते हैं। लेकिन आजकल का जो युग है, तो ऐसा लगता है, जो उस टाइम पे जो कार्ल मार्क्स कहते थे कि पूंजीवादी विचारधारा, ऐसा लगता है कहीं पूंजीवादी विचारधारा तो नहीं आ रही। जो कॉलेज हैं वो पैसे वालों के लिए मिल जाती हैं, कैसे भी करप्शन करके वो कॉलेजेस ले लेते हैं, उनको फिर वो डिग्रियां डिप्लोमा करते रहते हैं, उनसे पैसे लेते रहते हैं। तो मतलब ये है कि इसमें गरीब का तो मुझे नहीं लगता कहीं हित है। सारे नीतियां हैं, जी सारी पूंजीवादी के लिए बनाई जाती हैं।